नमस्कार। पॉलिटी में नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। स्थानीय स्वशासन हमारा लास्ट टॉपिक था, जिसे पार्ट 9 और 9A में पढ़ा। पार्ट 9B को पढ़ेंगे आज। ये कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ की बात करता है, मतलब सहकारिता या सहकारी संस्थाओं की बात करता है। इसके लिए 97वें संविधान संशोधन पढ़ा जाता है। इस अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में 3 बदलाव किए गए। सहकारी संस्थाओं को संवैधानिकता प्रदान कर दी गई, जिसके लिए आर्टिकल 243 ZH से ZT में उपबंध किए गए। फंडामेंटल राइट्स में सहकारी समितियों को शामिल कर लिया गया। 19 क्लोज 1 सब क्लोज C इसके लिए जिम्मेदार अनुच्छेद है। उसके बाद जो DPSP है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, उसमें 43B में सहकारी समितियों को जगह दी गई। सहकारी समिति का मतलब होता है सहकार्य, और सहकार्य का मतलब है एक साथ मिलकर काम करना। कुछ लोगों का समूह जब एक साथ मिलकर काम करता है तो ये ही सहकारिता कहलाती है। इसके लिए राज्य सरकार कुछ उपबंध बना सकती है, एक बोर्ड का निर्माण कर सकती है। बोर्ड का निर्वाचन, बोर्ड का कार्यकाल, बोर्ड के दायित्व, और अगर उल्लंघन किया जाता है किसी विधि का तो पनिशमेंट का भी प्रावधान करती है। शुरुआत अगर जो इसकी देखें तो ब्रिटिश काल से होती है। एडवर्ड लॉ कमेटी इसके लिए जिम्मेदार मानी जाती है। ब्रिटिश काल में एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने सहकारी संस्थाओं से संबंधित कुछ सिफारिशें की, जिसने मूर्त रूप लिया 1904 में। 1904 में एक्ट बनाकर एक साख अधिनियम की स्थापना की गई। फिर 1912 में एक नया एक्ट बनाया गया, और इस 12 के द्वारा ही सहकारी संस्थाओं या समितियों का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उसके बाद 1919 में इसे केंद्रीय सूची से निकालकर प्रांतीय सूची में शामिल कर लिया गया। फिर उसके बाद 1935 में भी कुछ प्रावधान थे, और भी कुछ प्रावधान इसमें ब्रिटिश काल के समय किए गए। लेकिन अब हम डायरेक्ट चलते हैं 97वें संविधान संशोधन की तरफ। 97वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संवैधानिकता दे दी गई। वर्तमान स्थिति इसकी है कि ये राज्य सूची का विषय है। आज राज्य सरकार द्वारा इस पर कानून बनाया जा सकता है। तो अब हेडिंग लगाते हैं, अब लिखते हैं, कथनी को करनी में बदलते हैं। तो हेडिंग क्या लगाएंगे? कॉरपोरेटिव सोसाइटीज या सहकारी संस्था, नहीं समितियां। सहकारी समितियां। सहकारी समितियों की बहुत सारी परिभाषा है। जितना बड़ा विद्वान होगा व्यक्ति, उतनी ही ज़्यादा परिभाषाएं इकट्ठी कर लेता है, बना लेता है। तो हम तो एक दो ही समझेंगे इसमें। सहकारिता का मतलब जो है सहकार्य से है, और इसका मतलब है साथ मिलकर काम करना। इसमें कुछ टर्म कंडीशन होती हैं, जैसे 10 सदस्यों का समूह होगा, सदस्य होने चाहिए, उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, ठीक है, और पंजीकरण वगैरह कराना होता है, तभी तो आप सरकार की नज़रों में आओगे। कुछ और परिभाषा देखें तो इसे हम कह सकते हैं जो दबित हैं, जो दमित हैं, जो निर्धन है, निर्धन, पीड़ित, शोषित, और क्या, और क्या, लोगों, जिन्हें सिस्टम की समझ नहीं। ये अच्छी परिभाषा है। ऐसे लोग
एक साथ मिलकर एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और ये स्थिति ही सहकारिता है। ये स्थिति ही सहकारिता है। निर्धन, गरीब, दमित, पीड़ित, शोषित, ये व्यक्ति जिसको सिस्टम की समझ ना हो, तो ये एक दूसरे के संयोग से, एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर, एक दूसरे की समझ से आगे बढ़ने का प्रयास करता है। यही क्या कहलाता है? सहकारिता कहलाती है। एक छोटा सा उदाहरण, कोई बस्ती, कोई ग्रामीण बस्ती, निर्धनता से थके हुए लोग, गरीबी के बादल छाए हुए हैं जिनके चारों तरफ, ये कुछ ऐसा करते हैं अपने आसपास, मतलब ये सब्जियां उगाते हैं, एक संगठन तैयार करते हैं और ये डायरेक्ट मंडी में सब्जी को पहुंचाते हैं। ये उर्वरक, कीटनाशक और सब्जी उगाने के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है, उसको जब लेते हैं तो किसी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं, तो थोक में इन्हें मिल जाती है वो चीज़ें। तो जब ये सामग्री एकत्र करते हैं किसी फसल को या सब्जी को उगाने के लिए, तब ये किसी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जाते हैं, क्योंकि ये एक साथ अब 100 लोग हैं, अलग अलग नहीं भागते, तो इन्हें चीज़ें थोक में मिल जाती हैं, सस्ती मिल जाती हैं। जैसा कि होता है, ये तो बहुत बुनियादी व्यवहार है, आपके साथ भी होगा। आप बाजार में कोई चीज़, कोई एक वस्तु लेने जाते हो, उसका अलग अंतर है, और उसी की अगर यूनिट आप 100 कर दें, तो संभवतः जो है एक यूनिट पर काफ़ी अंतर मिल जाएगा। जो सामान आपने 100 का खरीदा था, 100 रुपये जिसकी कीमत दी थी, अगर एक सामान की, अगर वही सामान आप 100 की गिनती में लेते हैं, तो उसकी कीमत 80 या 75 रुपये हो जाएगी पर यूनिट। तो ये जो गरीब बस्ती थी, ये जब सामग्री लेने जाती है खेत के लिए, तो ये थोक में सामान लाती है, सब्जी उगाती है, इकट्ठा करती है, और जब बेचती है तो भी ये जो है सीधा मंडी में जाती है, जो बड़ा केंद्र है खरीद का, तो इसे अच्छे दाम मिलते हैं वहाँ। तो ये जो संगठन है, एक साथ मिलकर जो काम हो रहा है, यही सहकारिता है। सहकारिता के बहुत सारे आयाम हैं। ये उत्पादन से संबंधित है, उपभोक्ता से संबंधित है, सहकारी ऋण से संबंधित है, सहकारी आवास से संबंधित है, मतलब किसी भी क्षेत्र में किसान, कृषि से संबंधित है। ये सहकारिता को आप किसी भी आयाम से समझ सकते हैं और भिन्न भिन्न तरीके से इसका गठन कर सकते हैं। तो इस स्थिति को सहकारिता कहा जाएगा। ठीक है, भागीदारी एक साथ। ये बहुत देसी देसी बात थी, इससे आसान मुझे नहीं लगता कुछ और होगा। तो भारत में इसकी शुरुआत कैसे? भारत में इसकी शुरुआत होती है 1900 में। 1900 ब्रिटिश काल में ये तो 11,000 हो गया, गलत है। 1900 ब्रिटिश काल में ब्रिटिश काल में सहकारिता को गठित करने का, भारत में सहकारिता को गठित करने का प्रयास किया गया। इसके लिए
एडवर्ड लॉ एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में एडवर्ड लॉ समिति का गठन किया गया। लॉ नहीं है, लाई है, का गठन किया गया। और ये जो समिति है, ये समिति सिफारिश करती है, जैसा कि समितियों का काम ही है क्या, सिफारिशें देना। अब जो सत्ताधारी दल है, जो वर्तमान में सत्ता धारण करने वाली पार्टी, संघ या व्यक्ति है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस सिफारिश को एक्सेप्ट करता है या नहीं। तो 1904 में इन सिफारिशों को स्वीकार किया गया है और एक सहकारी ऋण का गठन किया गया भारत में। इसके लिए एक साख अधिनियम, सहकारी साख अधिनियम 1904 को स्थापित किया गया। ये शुरुआती चरण माना जाता है भारत में सहकारिता का। कहाँ लिखें? ऊपर ऊपर लिखते हैं। तो 1904 में एक अंग्रेज अधिकारी निल्सन के द्वारा क्या सहकारी ऋण का गठन किया जाएगा भारत में। इसके लिए जिम्मेदार क्या होगा? सहकारिता साख अधिनियम 1904। उसके बाद एक अधिनियम इसमें और पढ़ेंगे, एक नया अधिनियम इसमें जुड़ा, उसको नाम क्या देंगे हम? सहकारिता का ही एक अधिनियम था 1912, जो पंजीकरण के लिए गाड़ा गया, मतलब स्थापित किया गया। सहकारिता अधिनियम 1912। ये जो 1912 में गठन किया गया, इसका प्रमुख काम जो है पंजीकरण से संबंधित था। ठीक है। उसके बाद अगर हम वर्तमान स्थिति देखें, वर्तमान स्थिति में जो है, अब हम चलते हैं 97वें संविधान संशोधन की तरफ। सत्तानवें संविधान संशोधन तो 2011 में हुआ। इसने क्या काम किया? इसने जो सहकारिता है, सहकारी समितियों को संवैधानिकता प्रदान की। ठीक है। और जब इसको संवैधानिकता दे दी, मतलब संविधान का संरक्षण दे दिया। अब इससे संबंधित संविधान में प्रावधान दे दिए गए और उन प्रावधानों को मानना राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मजबूरी हो गया। ठीक है। संवैधानिकता में क्या क्या बदलाव किए, संवैधानिकता कैसे कैसे दी गई? एक नए भाग को जोड़ा गया,
एक नए भाग को जोड़ा गया, भाग 9B को जोड़ा गया तथा सहकारिता से संबंधित, सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 243 ZH से अनुच्छेद 243 ZT तक कर दिए गए। सबसे पहला जो बदलाव है संविधान में, क्या? भाग 9 को जोड़ा गया, 9B को जोड़ा गया, सॉरी। इसके साथ साथ अनुच्छेद 243 ZH से अनुच्छेद 243 ZT में सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान डाल दिए गए। उसके बाद इसको मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया। सहकारी समिति को मौलिक अधिकार में संरक्षण दिया गया। फंडामेंटल राइट्स, अधिकारों में जगह मिली। अब इसके लिए जो पढ़ते हैं हम, वो 19 क्लोज 1 सब क्लोज C पढ़ते हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी भी संस्था या सहकारी संस्था के गठन करने का मौलिक अधिकार होगा। कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं या आप, सहकारी समितियों का गठन कर सकते हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। जिम्मेदार संशोधन 97वें संविधान संशोधन 2011। उसके बाद इसमें एक तीसरी बात भी जोड़ी गई। तीसरी बात कहाँ लिखे? नीचे, ऊपर, ऊपर। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। और कौन से में? 43B को आप पढ़ोगे तो सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान उसमें मिलेगा। तो सहकारिता से संबंधित दो चीजें इसमें, तीन बातें याद रखना। मौलिक अधिकारों में शामिल कर लिया गया सहकारी समिति को। दूसरा क्या काम किया गया? फंडामेंटल मौलिक अधिकारों में शामिल कर लिया। पार्ट 9 के लिए बना दिया गया। 13 अनुच्छेदों में इसके प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 243 ZH से अनुच्छेद 243 ZT तक इसका प्रावधान किया गया और नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। उसके बाद नेक्स्ट, अब सहकारी समितियां कहाँ कहाँ काम कर सकती हैं? उपभोक्ता, उत्पादकता या उत्पादन, बैंकिंग संबंधित, जिला सहकारी बैंक सुना भी होगा, किसान, सहकारी ऋण, इन सब में जो है किसान या कृषि, इन सब में सहकारी समितियां काम करती है। ये इसके आयाम है। ठीक है। उसके बाद और क्या बचता है?
सहकारी समितियों में वर्तमान में अगर सहकारी समितियों की स्थिति देखें तो भारत में लगभग 8 लाख से भी अधिक सहकारी समितियां हैं। ये जो सहकारी समितियां हैं ये पंचवर्षीय योजनाओं में भी जो सार्वजनिक और निजी सेक्टर है क्षेत्रों में संतुलन के लिए सहकारी समितियों को कुछ दायित्व दिए गए थे। उसके बाद अगर जो सहकारी समितियों को पढ़ें तो जो सहकारी समिति हैं जो सर्वाधिक सफल हैं वो कृषि व दूध उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में मानी गई है। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? अमूल बहुत अच्छा उदाहरण है। कृषि के क्षेत्र में इसने काफी क्रांतिकारी काम किया हरित क्रांति के समय, हरित क्रांति के बाद। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2021 में इसको लेकर कुछ टिप्पणी की, उसको और समझ लेते हैं। जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने नौ बी के कुछ भाग समाप्त कर दिए, मतलब एक भाग 9B का खत्म कर दिया। तो सहकारी समिति से संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2021 में एक निर्णय दिया जिसमें 9B के एक भाग को समाप्त कर दिया और कहा कि जो सहकारी समिति है, जो एक ही राज्य में सहकारी समिति गठित की गई है, वो 9B के प्रावधानों से मुक्त रहेगी। जो मल्टी स्टेट कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जो एक या एक से अधिक राज्यों और संशासित प्रदेशों में गठित की गई हैं, केवल उन समितियों पर ही 9B के प्रावधान लागू होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को भी याद रखना। 97वें संविधान संशोधन 2011 पर सुप्रीम कोर्ट की तलवार चली। इस संशोधन के द्वारा 9B को जोड़ा गया था, तो 9B के आधे हिस्से को सुप्रीम कोर्ट ने काट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो सहकारी समितियां केवल एक ही राज्य में गठित की गई हैं, उन पर 9B के प्रावधान लागू नहीं होंगे। ऐसी समितियां जो मल्टी स्टेट कॉरपोरेटिव सोसाइटीज हैं, मतलब एक से अधिक राज्य और संघ शासित प्रदेशों में गठित की गई सहकारी समितियां जो काम कर रही हैं, केवल उन पर ही 9B के प्रावधान लागू होते हैं। तो इसमें आज इतना ही पढ़ेंगे, इसके संवैधानिक प्रावधान आगे देखेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।